लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इन 14 लोकसभा सीटों पर लगभग 54.02% मतदान हुआ और सबसे ज्यादा अंबेडकर नगर में 61.54% वोटिंग हुई, जबकि सबसे कम फूलपुर में 48.94% ये वोट पड़े हैं। वहीं प्रयागराज में 51.75%, आजमगढ़ में 56.09%, बस्ती में 56.66%, भदोही में 53.03%, डुमरियागंज में 51.94%, जौनपुर में 55.52% मतदान हुआ, लालगंज में 54.39%, मछली शहर में 54.43%, प्रतापगढ़ में 51.60%, संत कबीर नगर में 52.64% मतदान हुआ है। तो वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगह ये वोट पड़े हैं। आज छठे चरण में और भीषण गर्मी के बीच लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। एक जो उत्साह था वो साफ तौर पर वोटर्स में देखने को मिला है। तो श्रावस्ती में 52.76% मतदान हुआ है और आजमगढ़ की बात करें तो 56.09% वोटिंग यहां पर हुई है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के छठे चरण में 14 लोकसभा क्षेत्रों में वोट पड़े थे और 15 जिलों में ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र फैले हुए थे। 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। आज का जो मतदान प्रतिशत है इस चरण का औसत मतदान प्रतिशत 54% है और इन्हीं 14 लोकसभा क्षेत्रों में वर्ष 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 54.49% का वोटर बर्ताव था। और वही अब सातवें चरण के रण में यूपी की 13 सीटों के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी हुंकार भरी है। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की तो विपक्ष पर जमकर बरसे भी हैं। वहीं इस दौरान पीएम मोदी की चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए, जहां पर उन्होंने सपा कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष भी किया है। मुझे आपके बीच कई बार आने का अवसर मिला है, चाहे संगठन का काम करता था या चाहे गुजरात का मुख्यमंत्री था या लोकसभा में चुनाव का समय हो, विकास के काम हो। मैं जब भी गाजीपुर आता हूं तो मुझे एक पुराना प्रसंग बार बार याद आता है। ये प्रसंग इस बात का गवाह है कि कैसे इंडी वालों ने गाजीपुर के साथ विश्वासघात किया। आजादी के बाद कांग्रेस ने कसम खा ली थी कि इस क्षेत्र का विकास नहीं करेगी। यहां के लोग गरीबी में घुट घुट कर जीने को मजबूर रहे। पुराने लोगों को पता होगा, यहां की तकलीफ को सबसे पहले हमारे गहमरी बाबू ने उठाया था। उन्होंने पार्लियामेंट में नेहरू जी को यहां की स्थिति बताई और आंख में आंसू के साथ बाबूजी ने कहा कि कैसे यहां के लोग जानवरों के गोबर से गेहूं बीन करके खाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उसमें भी राजनैतिक मौके तलाश लिए, सियासी ड्रामे हुए, लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए पटेल आयोग बना, रिपोर्ट आई,
फिर फाइल धूल फांकने के लिए छोड़ दी गई। साथियों, आज मुझे कितना संतोष होता है कि हमारी सरकार हर गरीब को मुफ्त राशन दे रही है। कोरोना के इतने बड़े संकट में भी सरकार ने गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया। मुफ्त राशन की योजना पर आज मोदी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। किसके लिए? ताकि आज फिर किसी गरीब को वो परेशानी ना उठानी पड़े जो उसने कांग्रेस सपा के राज में उठाई है। एक तरफ सुरक्षित भारत, आतंकवाद से मुक्त भारत, वही दो लड़कों की जोड़ी फिर अनर्थकारी जोड़ी आ गई है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब भी गठबंधन किया है, अनर्थ हुआ है। याद करिए, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, और तभी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर भी हमला हुआ था। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में बनी थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी ने जो राम भक्तों पर गोली चलाती है, यह सरकार उस समय मुकदमों, आतंकवादियों के मुकदमों को भी वापस लेती है। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हुआ, और विकास की योजनाओं की तो कहने ही क्या है। आज हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। गाजीपुर से पहले लखनऊ जाने के लिए हम लोगों को 8 घंटे लगते थे। आज बहनों और भाइयों, गाजीपुर से 3.5 घंटे में आप लखनऊ की दूरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। विकास का यह कार्य, रेलवे के नए नए मॉडल, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत के रूप में अब मीटर गेज की स्पीड से नहीं, अब और अखिलेश यादव की सभा में अखिलेश के गुंडे माइक छीनकर ले जा रहे हैं, मंच गिरा रहे हैं, यह कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। 7वें चरण गिरण में बलिया पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां घोसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद राजभर के समर्थन में चुनावी प्रचार किया, जहां पर उन्होंने इंडिया गठबंधन और सपा पर जमकर निशाना भी साधा। पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, मुद्दों से बात नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस पर इनका कोई विचार नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। ये विकसित भारत का जो एक यज्ञ चल रहा, उसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता अपनी आहुति दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है। आप देखेंगे 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी और विपक्षी गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये तरह तरह की बातें करके केवल जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई समझ चुकी है, इनकी कलई उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया जब जनसभा करने के लिए जाते हैं तो उनकी सभा में उन्हीं की पार्टी के इतने गुंडे आ जाते हैं कि उन्हीं की मीटिंग नहीं कर लेते हैं, बल्ली उनका तोड़ देते हैं, माइक कब्जा कर लेते हैं, मंच गिरा देते हैं। 4 जनसभाओं में ऐसा उनको देखने का अवसर मिला है, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि सपा जब जब सत्ता में आती है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे सत्ता पर काबिज होते हैं और प्रदेश के अमन चैन को लूटते हैं। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में कानून का राज का
और इस सातवें और आखिरी चरण के रण के लिए इंडिया अलायंस भी पूरी तरह से कमर कस के मैदान में है और इसी घड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया तो साथ ही प्रियंका और अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। धरती एक पवित्र धरती है, हमेशा यहाँ से प्रेम, न्याय, सद्भाव का संदेश पूरे देश भर में गया है। यही संदेश हमारे संविधान की नींव है, यही हमारे समाज, हमारी संस्कृति का आधार है और यही हमारे देश की लोकतंत्र की नींव है। ये संदेश यहाँ से आपने सदियों से, हजारों वर्षों से पूरे देश भर में भेजा है। लेकिन आज बहनों और भाइयों, क्या हालात है देश के, कैसी राजनीति चल रही है? प्रेम और सद्भावना की राजनीति है? नहीं, ये आपके लिए सरकारें चल रही है। क्या प्रदेश सही तरीके से हिसाब किताब लगाओगे? दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी। जो लोग हिंदी समझते होंगे, गिनती को जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर कुल मिलाकर के 543 सीटें लोकसभा की हैं और अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार जीतेंगे। और उधर गोरखपुर से मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने आज बाइक रैली के जरिए मेगा रोड शो किया, साथ ही जनता से वोट डालने की अपील की है। और रोड शो के दौरान रवि किशन ने बताया कि आज जनता विकास कार्यों को महत्व दे रही है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां, पूज्य योगी महाराज ने शहर का जो विकास किया है, एक नया जीवन दिया है, मच्छर माफिया से आज़ाद दिया है, रोजगार दिया। आज हेल्थ से लेके एजुकेशन सिस्टम जितना अद्भुत हुआ है, 1 लाख करोड़ का काम पिछले 7 साल में केंद्र और राज्य द्वारा हुआ है। उसी के लिए हम सभी जनता को हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि करना कहीं गलती से भी मत भूल। इस बार नहीं, बार बार कमल का फूल। ये देश का चुनाव है, विश्व के सबसे बड़े नेता का चुनाव है। और वहीं राजधानी लखनऊ में आज सुबह रिटायर्ड आईएएस की पत्नी की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्यारों ने देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या कर दी है और साथ ही सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। हमारे संवाददाता तौकीर किदवाई की ग्राउंड रिपोर्ट आप दी। दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की आज सुबह हत्या कर दी गई। वो अपने घर पर जिस समय अकेली थी उस समय कुछ बदमाश आए और उनकी हत्या कर दी गई। बताया भी जा रहा है कि जो उनके आसपास के लोग हैं, चाहे वो उनके घर के नौकर हों यहाँ पर या कुछ पुराने किराएदार, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो देवेंद्र दुबे हैं वो गोल्फ खेलने हजरतगंज गए थे और अपने एक ड्राइवर के साथ वहां पर गए थे। जब वो वहां पर से वापस लौटे तब उसकी इस बात की जानकारी हुई कि बाथरूम के बाहर वो बेसुध हालत में थी और उनके गला कसकर बताया जा रहा है कि हत्या की गई है। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद सवालिया निशान भी खड़ा हुआ है कि जो बुजुर्गों को लेकर जो मुहिम चलाई गई, जो अकेले रहने वाले बुजुर्ग हैं उनको लेकर लखनऊ कमिश्नर की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी कि उनका एक ब्यौरा, उनका एक डेटा तैयार किया जाए, लेकिन इस हत्या ने कहीं ना कहीं उस पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस और सर्विलांस की टीम, इसके अलावा फॉरेंसिक टीम आज यहां पर जांच करने पहुंची थी। सारी टीमें यहां पर करीब कई घंटे तक छानबीन की गई है। जो इनके करीबी हैं, चाहे वो 2 ड्राइवर हों या फिर जो पुराने किराएदार, उनसे भी पूछताछ की गई और इस पूरे मामले के खुलासे के लिए कई टीमें भी लगाई गई हैं। लेकिन आज इस घटना के बाद कहा जा रहा है कि जिस तरह से बुजुर्गों को लेकर एक उनकी सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे, उस पर अब जरूर सवाल खड़े हुए हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी तरह से जांच की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि डकैती, एक बार उस पर सवाल खड़े हुए कि ये डकैती के लिए, लूट के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस के पास पुख्ता सबूत इस बात के नहीं है कि आखिर घटना के पीछे वजह क्या है। लेकिन जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अफसर यहाँ पर लगातार उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि घटना के पीछे जो आसपास के लोग हैं या करीबी लोग हैं उनका हाथ होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई
कोई भी पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि 2 लोग इस घटना में शामिल थे जो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज में दिखाई भी दिए हैं, लेकिन क्या वो इस घटना करने के लिए इस घर में घुसे या किसी और घर में गए, इसको लेकर अभी सवाल खड़े हुए हैं। अब जहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, अब देखना होगा कि पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा कब तक कर सकती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। तो एक नजर तमाम खबरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में। बहराइच में भीम आर्मी के खिलाफ करनी सेना ने किया विरोध प्रदर्शन। आगरा में घर का गेट खोलने को लेकर विवाद हुआ, युवक को फाइनेंस कर्मियों ने जमकर पीटा। अलीगढ़ में बीए किसान के साथ चीनी मिल्स में चीनी घोटाले का यह मामला, 1100 क्विंटल चीनी खा गए हैं बंद। पीलीभीत में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दंपत्ति को 1200 चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एसडीएम ने 3 जेसीबी और 7 ट्रैक्टर्स को सीज कर दिया है। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद है, बाघ की रखवाली कर रहे युवक को पीटा गया है, पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। सहारनपुर में होटल में मिला है युवती का शव, जांच में जुटी है पुलिस, प्रेमी फरार। बहराइच में तेज रफ्तार का कहर, बस और कार में जबरदस्त टक्कर, हादसे में 1 की मौत 4 घायल। फतेहपुर में पिता ने की है बेटी की हत्या, घटना को अंजाम देकर थाने में दर्ज करवाई थी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में 50 शिक्षकों पर की गई एक साथ बड़ी कार्रवाई। कानपुर में स्थित शेटर ने की है युवक को जमकर पीटा है, बवाल इतना बड़ा कि फायरिंग तक बात पहुंच गई और जमकर बमबाजी हुई है। फतेहपुर में दंपत्ति के बीच विवाद का मामला सामने आया, कबाड़ से भरा कैंटर जलकर पूरी तरह से सुहा हो गया। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियां, मुश्किल आग को कंट्रोल किया गया। बाराबंकी में अवैध निर्माण कराने वालों के हौसले बुलंद है। भीषण सड़क हादसा, 2 घायल, तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ। नोएडा में पुलिस की सख्ती के बाद भी स्टंटबाजी जारी है, स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया, जांच में जुटी है पुलिस। पुलिस अधीक्षक ने की है गोष्ठी, तमाम जानकारी मीडिया के सामने रखी। ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत, मौके पर पहुंची है पुलिस, मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में पेयजल की समस्या का नहीं हुआ समाधान, लोगों ने प्रदर्शन किया। सिद्धार्थनगर में मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार ने परिवार सहित डाला है वोट। श्रावस्ती में बीजेपी विधायक रामपुरन पांडे ने किया अपना वोट कास्ट, लोगों से भी वोट डालने की अपील। बस्ती में मुस्लिम आरक्षण पर बोले हैं बीजेपी के एमएलए अजय सिंह। यूपी में आज 6ठे चरण का मतदान हो गया और इसके बाद 7वें चरण के मतदान के प्रचार प्रसार की तैयारी तेज हो गई है। आज जहां प्रियंका गांधी खुद गोरखपुर पहुंची और उन्होंने काजल के समर्थन में वहां सभा की और लोगों को इंडिया गठबंधन की प्राथमिकताओं से अवगत कराया और कहा किस तरह जो है कि इंडिया गठबंधन जो जब सरकार बनने पर महिलाओं और जो है बुजुर्गों के साथ साथ किसानों और युवाओं के लिए जो है काम कर रही है, उसी तरह जो है वो दूसरे जगहों पर भी काम करेंगी। इसके बाद का जो है खुद प्रियंका गांधी बनारस पहुंची, जहां उन्होंने जो है डिम्पल यादव के साथ मंच साझा किया और रोड शो में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा जो 6 सीटें हैं, इन सभी 6 सीटों को भी जो प्रचार किया जा रहा है और जो है अब कांग्रेस जी जहां अपने सारे नेताओं लिए जो लगातार फील्ड में निकल चुकी है, वहीं इंडिया गठबंधन के अन्य नेता भी जो है अब फील्ड पे प्रचार प्रसार करेंगे और सत्ता पक्ष के नेता भी जो है अब निकलेंगे कल से और वो भी जो है इन सारी बची सीटों पर जोर आजमाइश करेंगे। अब देखना यह है कि जोर आजमाइश किसी सफल होती है, पब्लिक किसको चुनती है, ये तो 4 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सभी अब इन सीटों को हथियाने के लिए पूरी जोर आजमाइश करेंगे और जनता का मत हासिल करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। लोकसभा चुनाव का 6ठा चरण आज समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सहकारिता मंत्री जेपी राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य था 80 में से 80 सीटें जीतने का, उस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है।
आज 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करने वाली। हालांकि विपक्ष की ओर बात करें तो समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर बीएसपी की बात करें, हालांकि अभी सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं और सभी सीटों को जीतने की दावे पर हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब किसकी कितनी सीटें आ पाएंगी। क्या बीएसपी 2019 में जो 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, क्या उसमें से कोई सीट जीत पाएगी या फिर 10 से और भी उनकी जीत दर्ज कर पाएगी, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, उसको लेकर जनता क्या कुछ मूड बनाती है, क्या कितना पसंद करती है पार्टी को, ये फिलहाल आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। जब संध्यात के साथ उर्मी सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का मतदान आज पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश की करीब 14 सीटों पर आज मतदान हुआ। कई महत्वपूर्ण सीटों पर आज दिग्गजों की जो किस्मत है वो दांव पर थी। करीब 55 से 56% मतदान हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सुल्तानपुर था, जहां से मेनका गांधी मैदान में थी और वहां से कुछ दिन पहले ही सोनू सिंह, जो वहां के सांसद प्रत्याशी भी रह चुके हैं, वो बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए थे। इसके अलावा जौनपुर, जहां से धनंजय सिंह को लेकर काफी चर्चाएं रहीं। धनंजय सिंह पहले खुद उनकी पत्नी प्रत्याशी थी और इसके बाद वो खुद भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं। बाबू सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता थे, वो समाजवादी पार्टी के टिकट से इस बार मैदान में थे। इसके अलावा आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव, वो खुद चुनाव मैदान में थे और उनके लिए उनके भाई अखिलेश यादव, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उन्होंने काफी वहां पे कैंपेन की थी। लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आज कई छुटपुट घटनाएं भी हुई। अंबेडकर नगर से खबर आई कि वहां पर जो वहां के प्रत्याशी हैं लालजी वर्मा, उनके घर पुलिस चली गई है, उनको नजरबंद कर लिया है। इसके अलावा सुल्तानपुर में कहा गया कि पुलिस मतदान नहीं करने दे रही है, जो वोटर्स हैं उनकी पर्चियां छीनी जा रही हैं। इसी तरह से जौनपुर में भी बताया गया कि पुलिस ने वहां पर पुलिस जो आम जनता है उस पर लाठी मारकर उनको भगा दिया। कई पोलिंग स्टेशन से इस तरह खबरें आई। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लेटर भी लिखा और इस तरह की शिकायतें भी की। फिलहाल अगर छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो फिलहाल चुनाव सकुशल संपन्न हो चुका है। करीब 56% का मतदान बताया जा रहा है कि 56 से 57% का मतदान हुआ है। लेकिन इस सब के बीच अब 7वां चरण अहम है। अब देखना है कि 4 जून को इन दिग्गजों की किस्मत में क्या लिखा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज छठे चरण के मतदान संपन्न हुआ है, बता दें जहां छठे चरण के मतदान में प्रयागराज की 2 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय में, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान संपन्न हुआ है। तो जो मतदान प्रतिशत रहा है, इलाहाबाद संसदीय सीट पर 91.75, तो वहीं फूलपुर पर 48.93% मतदान हुआ है। छुटपुट घटनाओं की बात करें तो वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब थे, जिससे लोगों को काफी असुविधा हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ करेली में लाठीचार्ज की सूचना पर पूर्व सांसद ज्योति रमण पहुंचे थे, जहां से पुलिस से उनकी नोकझोंक हुई और गाड़ी का पेपर एजेंट का नहीं दिखा पाने पर पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था। मतदान संपन्न होने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है। फिलहाल वो अपनी जिद पर अड़े थे, थाने से जाने तैयार नहीं थे, मगर उज्जवल रमण ने उनको समझा बुझाकर थाने से ले आए हैं। उनके समर्थकों की भीड़ थाने के बाहर देखी गई थी। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए पूरी तरह से शांतिपूर्वक इलाके में मतदान संपन्न हुआ है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयाग।